नमस्कार बच्चों, मैं मलकेश मीना आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। वर्ण विचार, जो हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 है, वर्ण विचार। हम आज वर्णों पर विचार करेंगे। वर्ण विचार के अंतर्गत हम ध्वनि, वर्ण और लेखन व्यवस्था सभी के विषय में एक बार संक्षेप में अध्ययन करेंगे। ध्वनि तथा वर्ण बच्चों, आप जानते ही हैं कि जैसे आम, ऊन, ओस, इमली, ईख, गाय, घोड़ा, जब आप भाषा के शब्दों को बोलते हैं, जब इन शब्दों को आप बोलते हैं तो आपको शब्दों की रचना के बारे में क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि इन शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से हुई है। जैसे आम शब्द की रचना आ जमा म जमा अ ध्वनियों के मेल से, तथा गाय शब्द की रचना ग जमा आ जमा य जमा अ ध्वनियों के मेल से हुई है। इसका अर्थ है कि हर भाषा में दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर तथा व्यंजन, और इन्हीं दोनों तरह की ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मौखिक भाषा का आधार भाषा की ध्वनियाँ होती है। तो मौखिक भाषा का आधार क्या होता है? भाषा की ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। और इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, और इन्हीं लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होता है? किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप है। वर्ण क्या है? किसी ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि उसका उच्चारित रूप है, ठीक है। भाषाओं में ध्वनियाँ तो समान हो सकती हैं, पर उनके लिए बनाए गए वर्ण अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में ग, द, स वर्ण जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, रोमन लिपि में ग को क्या? जी, ध को डी और स को एस वर्ण उन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब ध्वनियाँ तथा उनका उच्चारण। ध्वनियाँ, अब प्रश्न उठता है कि ध्वनियों का उच्चारण कैसे किया जाता है। आप जानते हैं कि ध्वनियों का उच्चारण मुख से किया जाता है। वास्तव में बोलते समय फेफड़ों से आने वाली वायु को मुख के रास्ते से बाहर निकाला जाता है। मुंह बंद करके कोई नहीं बोल सकता है, मुंह खोल के ही बोलना पड़ेगा ना। जब वायु मुख के रास्ते से बाहर निकलती है तो दो काम होते हैं। क्या होता है? देखिए, हम इसमें थोड़ा सा ना गहराई में जाकर इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ध्वनियाँ किस प्रकार से उच्चारित होती हैं। नंबर 1, कभी इस वायु को बिना रुकावट या अवरोध के बाहर निकाल दिया जाता है, तो कभी बाहर निकालने वाली वायु के रास्ते में जीभ तथा निचले होठ द्वारा रुकावट पैदा की जाती है। वायु के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले इन दोनों अंगों जीभ तथा निचले होठ को उच्चारण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रुकावट उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहते हैं? उच्चारण अव्यय, ठीक है। पूछा जा सकता है कि उच्चारण अव्यय किसे कहते हैं। अब है स्वर तथा व्यंजन ध्वनियाँ। स्वर तो आपको ज्ञान ही है कि हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और व्यंजन 33 हैं, ठीक है। स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के समय मुख से बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती, ठीक है। जैसे जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती है, पर इतना ऊपर नहीं जाती है कि वायु का रास्ता रोक सके, जैसे आ, ई, ए, ओ आदि। और व्यंजन क्या होते हैं? यदि आप प तथा य का उच्चारण करते हैं, प तथा त का उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा कि उच्चारण के समय निचला होठ ऊपर उठकर ऊपर के होठ को स्पर्श करता है और मुख से बाहर निकलने वाली वायु का रास्ता पूरी तरह से रोक देता है। जैसे प त, तो क्या है? होठ, निचले वाला होठ ऊपर वाले होठ को स्पर्श कर रहा है ना। बाद में जब होठ नीचे आता है तो वायु बाहर निकलती है। इस तरह से त के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर के दांतों को स्पर्श करके वायु का रास्ता रोकती है। तो इसे आप एक बार प्रैक्टिस करके बोलकर देख सकते हैं। तो क्या है? व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में अव्यय मुख से विभिन्न स्थानों पर वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। अब है वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण आपको पता ही है कि ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ लिपि चिन्ह बनाए गए हैं। हम कह सकते हैं कि हिंदी में जिन ध्वनियों को क, त, प वर्णों से लिखकर दिखाते हैं, अंग्रेजी में क के लिए के, त के लिए टी और प के लिए पी वर्णों का प्रयोग किया जाता है। उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे ही वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रखकर
लिख दिया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह वर्णमाला कहलाता है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये जो है ये हमारी वर्णमाला है। ठीक है, इसमें स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, आगत स्वर, अनुनासिक, व्यंजन और आगत व्यंजन। स्वर आपको पता ही है, जिन्हें बोलते समय कोई रुकावट पैदा नहीं होती और ये कभी किसी का साथ नहीं लेते। अनुस्वार यह एक बिंदी के रूप में लिखा जाता है और विसर्ग को हमेशा ह के रूप में उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण होते हैं। अब दो तरह के स्वरों के लिए वर्ण कौन कौन से होते हैं? हमारी वर्णमाला में आपको ध्यान है कि 11 स्वर होते हैं। ये सभी स्वर शब्दों में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजनों के साथ मिलाकर भी बोले जाते हैं, जैसे ईख। ठीक है, इसको हम आ, ई, ऊ ऐसे भी बोल सकते हैं, पर इनको व्यंजनों के साथ मिलाकर बोलने पर एक नया शब्द बनता है, जैसे ईख, ऊन, अनार, आग, ओस आदि। ठीक है, ई, ऊ, आ, ओ स्वर स्वतंत्र रूप से बोले गए, लेकिन किसान, दुकान, काला आदि शब्दों में स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलाकर बोला जाता है। किसान शब्द क जमा ई जमा स जमा आ जमा न जमा अ स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के योग से बना है। ठीक है, किसान में कौन कौन से? क क्या है? व्यंजन। ई क्या है? स्वर। स क्या है? व्यंजन। आ क्या है? स्वर। न व्यंजन, अ स्वर, है ना। तो व्यंजन और स्वरों के मेल से बना है। जब हम बोलते समय स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर ही बोलते हैं। हिंदी ही नहीं, संसार की सभी भाषाओं में स्वर और व्यंजनों को मिलाकर ही बोला जाता है, परंतु हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में स्वर और व्यंजनों को अलग लिखा जाता है। अंग्रेजी में पुट शब्द के उच्चारण में अंग्रेजी भाषा पू ही बोलता है, पर लिखते समय वह पी व्यंजन को अलग तथा यू स्वर को अलग लिखता है। हिंदी भाषा में इस ढंग से विचार किया गया कि जिस तरह से स्वर और व्यंजन को मिलाकर बोला जाता है, वैसे ही उनको मिलाकर लिखा जाता है। इसीलिए मिलाकर लिखे जाने के लिए सभी स्वर वर्णों के अलग चिन्ह बनाए गए हैं। व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने के लिए बनाए गए ये स्वर्ण वर्ण ही मात्रा वर्ण या मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। चूंकि अ स्वर प्रत्येक व्यंजन वर्ण में शामिल है, अतः अ को छोड़कर शेष सभी स्वर ध्वनियों के लिए अलग अलग मात्रा चिन्हों की व्यवस्था की गई है। देखिए सभी स्वर और उनकी मात्राएं, ध्यान से देखना। अ, इसकी मात्रा नहीं है कोई भी, जैसे स जमा अ बना स। ठीक है, ये स्वतंत्र है। अ, इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा है खड़ी पाई। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए इन सभी स्वरों की अलग अलग मात्राएं बताई गई हैं। ठीक है, ये आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ये। उसके बाद महत्वपूर्ण ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। अब महत्वपूर्ण, जैसे कि आपको वर्णमाला में बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण वर्ण भी हैं, और इन वर्णों में कुछ वर्ण तो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, अतः परंपरागत कहे जाते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में आए उन्हें परंपरागत कहते हैं। और कुछ नए वर्ण जो संस्कृत में नहीं थे और हिंदी में विकसित किए गए हैं, इन पर विचार करते हैं, जो संस्कृत में नहीं थे पर हिंदी में आए हैं। जैसे कौन कौन से हैं वे? अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग, आगत ध्वनियाँ तथा उनके वर्ण। ठीक है, अनुनासिका के विषय में आप जानते ही हैं कि एक नासिकीय व्यंजन है। इसे वर्णमाला में अ के ऊपर बिंदु लगाकर अंग के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुनासिका एक प्रकार की व्यंजन ध्वनि है, तो अनुनासिका एक प्रकार की स्वर ध्वनि है। जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, वायु केवल मुंह के रास्ते से बाहर निकलती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुंह के साथ साथ नाक के रास्ते से बाहर निकलती है, तो वे स्वर अनुनासिका कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। अब इनमें होता क्या है, हिंदी में स्वरों का उच्चारण दो तरह से होता है। एक तो केवल मुंह से वायु बाहर निकलकर, और दूसरा मुंह के साथ साथ नाक से भी वायु बाहर निकलती है, जैसे सवार और संवार। अब ये संवार और सवार में क्या फ़र्क है? सवार जो है वो सिर्फ मुंह से बाहर निकल रही है, और संवार में क्या है, मुंह और नाक दोनों से वायु बाहर निकल रही है। ठीक है, जहाँ तक अनुनासिकाओं के लेखन का सवाल है, इन्हें चंद्र बिंदु तथा बिंदु दोनों चिन्हों से लिखा जाता है। इनकी लेखन संबंधी कुछ नियम होते हैं, जैसे जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान होता है, जिन स्वर वर्णों के शिरोरेखा के ऊपर स्थान होता है, अर्थात शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह नहीं है, ठीक है, वे अनुनासिकों को चंद्र बिंदु से लिखा जाता है, जैसे आँख, सांस, संवार।
और जिन स्वर वर्णों की शिरा रेखा के ऊपर यदि मात्रा चिन्ह है तो अनुनासिक को बिंदु से ही लिखा जाता है, जैसे गोंद, सौंफ, मैं, सौंठ आदि। ठीक है। विसर्ग जो है वो संस्कृत का है और उसे हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है इसका। ठीक है। अ के साथ इसे लगाकर अंघ के रूप में भी दिखाया जाता है, पर यह एक व्यंजन ध्वनि है। वास्तव में तो इसका संस्कृत में ह के रूप में उच्चारण होता है। एक के लिए ह वर्ण बनाया गया है तो दूसरे के लिए विसर्ग बनाया गया। अब है आगत ध्वनि। आगत ध्वनियाँ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में बोलने के लिए और लिखने के लिए हम आगत ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। कुछ हमारी हिंदी में कुछ शब्द हिंदी भाषाओं विदेशी भाषाओं से आ गए हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, है ना। यहाँ पर ये अनेक शब्द हमने दूसरी भाषाओं से भी लिए हैं। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले से ही मौजूद हैं। इनमें स्वर ध्वनियाँ भी हैं तथा व्यंजन ध्वनियाँ भी हैं। इनके लिए हिंदी में नए वर्ण भी विकसित किए गए। ये ध्वनियाँ और उनके वर्ण इस प्रकार हैं। आगत स्वर, आगत व्यंजन। आ के ऊपर एक छोटा सा चंद्र के समान एक आकृति बनाई जाती है, उसमें पर बिंदु नहीं होता है, जैसा कि अनुनासिका में होता है। ठीक है। आगत व्यंजन में पैर में एक नुक्ता लगाया जाता है, तो यह है आगत व्यंजन। ओके। व्यंजनों में लगाया जाता है तो नुक्ता लगाया जाता है, ज, ज और फ। आगत शब्दों को लिखते समय इन वर्णों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे शब्दों के अर्थ के अंतर को स्पष्ट किया जा सके। जैसे सजा, सजा, एक है सजा यानी सजाना, और एक है सजा, सजा यानी दंड। एक है फन यानी सांप, और एक है फन, फन यानी हुनर। आप देखेंगे कि जो बिंदु लगा है वो ज की आवाज़ करता, फन, है ना। सजा, जरा, और एक जरा, थोड़ा। ठीक है। इस तरह आगत व्यंजन ध्वनियों के लिए परंपरागत वर्णों के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर ज तथा फ नए वर्ण बनाए गए हैं। आगत स्वर के लिए परंपरागत वर्ण आ के ऊपर चंद्राकार मात्रा लगाकर आ वर्ण बनाया गया है। ओके। हिंदी की लेखन व्यवस्था या वर्तनी। अब हम जरा हिंदी की लेखन व्यवस्था और वर्तनी को देख लेते हैं। एक है मात्रा युक्त वर्ण, एक है संयुक्त व्यंजन, ददित्व व्यंजन और उनका लेखन, फिर किस तरह से लिखे जाते हैं। फिर तीसरा है अधूरी खड़ी पाई वाले और खड़ी पाई वाले। ठीक है। तो हम जरा देख लेते हैं मात्रा युक्त वर्ण। मात्रा युक्त आपको बताया जा चुका है कि हिंदी में हम जिस तरह व्यंजन और स्वर को मिलाकर बोलते हैं, उसी तरह व्यंजन और स्वर को मिलाकर लिखते भी हैं। इसीलिए मिलाकर लिखे जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण विकसित किए गए हैं। इन्हीं वर्णों को मात्रा चिन्ह कहा गया है। ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि मात्रा चिन्ह किन्हें कहा गया है, कि लिखे जाने वाले स्वरों के लिए अलग वर्ण विकसित किए गए हैं, और इन्हीं वर्णों को क्या कहा है, मात्रा चिन्ह। जैसे क के साथ अगर अ की मात्रा लगती है तो का, ई की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, कु। ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन, दधित्व व्यंजन तथा उनका लेखन। जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श। 4 परंपरागत संयुक्त व्यंजन है हमारे पास, संयुक्त वर्ण है, परंतु इनके अतिरिक्त भी कुछ संयुक्त वर्ण हैं, जैसे युक्त, चिन्ह, द्वारा, क्या इत्यादि। ठीक है। पूरी खड़ी पाई वाले मध्य वाले वर्ण। इस वर्ग में आने वाले 2 वर्ण हैं क तथा फ। पूरी खड़ी पाई में सिर्फ 2 ही वर्ण आते हैं, क और फ, और पूरी खड़ी पाई अंत वाले वर्णन में ये आते हैं ख, ग, घ, च, ज, झ, व, त, ध, ध, न, प, ब, भ, म, य, ल, व, श, स। इन वर्णों को मिलाकर लिखने के लिए खड़ी पाई हटा दें तो बचे हुए वर्णों को अलग वर्ण से मिलाकर इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे, ये लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है। अधूरी खड़ी पाई वाले वर्ण, इनमें क्या है, वर्ण जो हैं वो गोलाकार आकृति के होते हैं और इनमें नीचे हलंत लगा दिया जाता है, तो पूरा वर्ण यथावत रूप में लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ओके। ध्यान रखें कि यदि कोई व्यक्ति इन शब्दों को मिट्टी, अड्डा, गद्दी, द्वितीय, विद्या, ब्रह्म, चिन्ह, विद्वान के रूप में लिखता है तो यह रूप मानक नहीं है। खड़ी पाई रहित वर्ण। इस वर्ग में 2 वर्ण आते हैं, छ और र। खड़ी पाई रहित वर्ण में सिर्फ 2 ही वर्ण आते हैं, छ और र।
छ वर्ण को मिलाकर लिखे जाने की बात है। हिंदी में छ किसी भी वर्ण के साथ मिलाकर कोई शब्द नहीं बनाता है। र व्यंजन के संयुक्त रूप, र व्यंजन के संयुक्त रूप के बारे में एक बार जान लेते हैं। र जमा स्वर, र जमा स्वर में जैसे र जमा आ तो हो गया रा, रा जमा ई री, र जमा उ रू, ऊ में र उसकी पीठ पर ऊ जो है र की पीठ पर चढ़ जाता है, ठीक है। और र जमा व्यंजन में क्या होता है, जब र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो यह दूसरे चिन्ह क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है ना, ऊपर चढ़कर लिखा जाता है। इस चिन्ह को रेफ कहते हैं, जैसे कि सर्प, धर्म, कर्म, है ना, तर्क इत्यादि। फिर है स्वर रहित व्यंजन जमा र। स्वर रहित व्यंजन में क्या होता है, ये पहले वाले में तो र जमा स्वर में तो क्या होता है, ये पीठ पर चढ़ जाता है, और र जमा व्यंजन में ये शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है, और स्वर रहित व्यंजन में ये र क्या करता है, पैरों में आ जाता है, ठीक है। अब है पूरी खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। र का तीसरा चिन्ह होता है खड़ी पाई में नीचे की ओर हुक की तरह लगाया जाता है, देखा आपने, जिसको पैरों में गिरा हुआ बोलते हैं, प्रेम, क्रम, भ्रम, यात्रा, उम्र आदि। अधूरी खड़ी पाई वाले में क्या होता है, ये जैसे कि गोलाकार वर्ण होते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, द, ह। इनमें दो तरह के वर्ण होते हैं, जिनमें खड़ी पाई ऊपर तथा नीचे दोनों भागों में आती है। द तथा ह, चूंकि इनमें नीचे की ओर भी खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः पदेन चिन्ह नीचे खड़ी पाई में इस प्रकार लगाया जाता है जैसे कि द्र और ह में लगाया गया है, ठीक है। अब है जिनमें खड़ी पाई वाले केवल ऊपरी भाग में होते हैं, वर्ण के निचले भाग में खड़ी पाई न होने के कारण वर्ण के हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे ट को अगर इसके नीचे डाल दिया जाए तो क्या, ट्र, ड्र। इस तरह ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रामा, राष्ट्र, ड्रम आदि। बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन जमा र। इस वर्ग में छ और छ तथा र वर्ण ही आते हैं, जैसे छ जमा र आता है तो इसमें संयुक्त रूपों में लिखने की चिंता ही नहीं है इसको। तो र जमा र में क्या होता है, ये र को रेफ से रूप में लिखा जाता है, जैसे गुर्राना, टर्राना आदि। संयुक्त व्यंजन आपको पता ही है, हमारे पास चार हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। जो क्ष है वो क जमा श से बना है, त्र है वो त जमा र से बना है, ज्ञ जो ज जमा न से बना है, और श्र श जमा र से बना है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। तो बच्चों आपने देखा, इस पाठ में हमने जाना कि वर्ण क्या हैं, ध्वनियाँ क्या हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं, ठीक है। वर्ण उच्चारित ध्वनियों के लिए निम्नलिखित चिन्ह है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। अवरोध उत्पन्न करने वाले अंग, जीभ तथा निचले होठ को उच्चारण अव्यय कहते हैं। हमारी वर्णमाला में स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण होते हैं, एक तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले, और दूसरा जैसे स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, और व्यंजनों के साथ मिलाकर उच्चारित किए जाने वाले स्वरों के चिन्ह जिन्हें हम मात्रा कहते हैं। अनुस्वार एक ऐसा नासिकीय व्यंजन है जिसका अपना कोई निश्चित रूप नहीं है। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए का चिन्ह क्या है, एक बिंदु है, और यही इसका मानक वर्ण है। अनुनासिक व नासिकीय स्वर हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह तथा नासिक दोनों मार्गों से बाहर निकलती है। विसर्ग का उच्चारण हिंदी में समाप्त हो गया है, इसे ह के रूप में बोला जाता है। आगत व्यंजन ज तथा फ आगत स्वर हैं और इसे आ के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है वह आप एक बार कर लेंगे, और इसके लिए मैं आपको एक PDF फाइल दूंगी, आप उसमें से इन आंसरों को कर लेना। पर उससे पहले आप अपने आप से इसको एक बार अवश्य कोशिश करना करने की। तो चलिए देखती हूँ मैंने क्या पढ़ाया आपको, कितना समझ आया आपको। तो आप अब ये अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयत्न करना। तो चलिए मैं बल्किश मीना अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।